श्रोताओं का स्वागत है। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था की दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तो हाल ही में आया केंद्रीय बजट 2025-26 और दूसरा देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का बजट 2025-26। हमारे पास इन बजट दस्तावेजों के कुछ जरूरी हिस्से हैं। और देखिए, हमारा इरादा सिर्फ आंकड़े दोहराना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये नंबर्स असल में क्या कह रहे हैं, सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, आने वाले साल में अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा सकती है, जमीनी हकीकत क्या है। बिल्कुल। ये एक तरह से सरकार के फाइनेंशियल रोड मैप को समझने जैसा है। मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और इन सब का असर क्या होगा इकोनॉमी पे, आम लोगों पर। हाँ, तो चलिए केंद्र के बजट से शुरू करते। हाँ, बिल्कुल। तो केंद्रीय बजट 2025-26 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। लगातार 8वीं बार, है ना? हाँ, 8वीं बार रिकॉर्ड है ये। और इसका साइज, बाप रे, 50.65 लाख करोड़। काफी बड़ा है ये तो। हाँ, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इकोनॉमी का स्केल, सरकार की योजनाएं, सब कुछ। लेकिन सिर्फ साइज से बात नहीं बनती। बजट की सेहत कैसी है, वो देखना जरूरी है। तो उसके लिए हम देखते हैं राजकोषीय संकेतों को, फिस्कल इंडिकेटर्स। अच्छा। इस बजट में अनुमान है कि राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.8% रहेगा। 4.8%। हाँ, और प्राइमरी डेफिसिट 0.8% और रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% रहने का अनुमान है। ओके, ये घाटे वाले शब्द सुनने में थोड़े मुश्किल लगते हैं। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, आसान शब्दों में ये क्या हैं? जरूर। देखिए, फिस्कल डेफिसिट जो 4.8% है, वो सीधा सीधा सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का अंतर है। मतलब सरकार को अपना खर्च पूरा करने के लिए कितना उधार लेना पड़ रहा है। ये सबसे जरूरी इंडिकेटर है। अच्छा। रेवेन्यू डेफिसिट जो 1.5% है, वो दिखाता है कि सरकार की जो रोज की आमदनी है, वो उसके रोज के खर्चों के लिए भी कम पड़ रही है। इसके लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। ये लंबे समय के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और प्राइमरी डेफिसिट जो 0.8% है, वो कुल उधार में से अगर हम पुराने कर्जों का ब्याज हटा दें तो जो बचता है वो है। मतलब इस साल के नए खर्चों के लिए सरकार कितना नया उधार ले रही है, ये उससे पता चलता है। समझ गई। तो ये जो 4.8% का फिस्कल डेफिसिट है, ये अच्छा है, बुरा है, मतलब पहले से कैसा है? देखिए, पिछले साल के जो संशोधित अनुमान थे उससे ये थोड़ा कम है। तो ये दिखाता है कि सरकार धीरे धीरे खर्च पर लगाम कसने की कोशिश कर रही है, फिस्कल कंसोलिडेशन जिसे कहते हैं। अच्छा। लेकिन 4.8% अभी भी ज्यादा है। मतलब एक आदर्श स्थिति से तो ज्यादा ही है। इसका असर ये होता है कि ब्याज का बोझ बना रहता है और नई चीजों के लिए हाथ थोड़ा तंग रहता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि सरकार के पास पैसा आ कहां से रहा है, कमाई के स्रोत क्या है। हाँ, ये दिलचस्प है। सबसे बड़ा हिस्सा अब भी उधार और दूसरी देनदारियों का है, करीब 24%। एक चौथाई, मतलब हर 100 रुपए में से 24 रुपए उधारी के हैं। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स का 22%, फिर जीएसटी है 18% पर, और कॉरपोरेशन टैक्स यानी कंपनियों से जो टैक्स आता है वो 17%। तो ये चार ही मिलकर देखिए कितना हो गया, 24, 22, 18, 17, करीब 81% तो यहीं से आ रहा है। अच्छा, और जा कहाँ रहा है ये पैसा, खर्च कहाँ हो रहा है? खर्च में सबसे बड़ा हिस्सा 22% राज्यों को जाता है। टैक्स और ड्यूटीज में उनका जो हिस्सा बनता है, ये तो देना ही पड़ता होगा संविधान के हिसाब से। हाँ, ये संवैधानिक व्यवस्था है। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा है ब्याज चुकाना, 20%। ये वो कीमत है जो हम पुरानी उधारी के लिए चुका रहे हैं। बाप रे, 20% सिर्फ ब्याज में? हाँ, इसके बाद आती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, मतलब केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं, उन पर 16%। और फिर फाइनेंस कमीशन और दूसरे ट्रांसफर्स हैं राज्यों को, वो करीब 8%। यहाँ एक चीज गौर करने वाली है, राज्यों का हिस्सा 22% और ब्याज 20%, ये दोनों मिला के ही 42% हो गए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये दिखाता है कि सरकार के पास जो पैसा बचता है नई योजनाओं पर अपनी मर्जी से खर्च करने के लिए, वो कितना कम है। मतलब पुरानी देनदारियां और राज्यों का हिस्सा ही बजट का एक बहुत बड़ा चंक ले जाता है। समझ गई। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका बहुत से लोग इंतजार करते हैं, इनकम टैक्स। इसमें क्या बदलाव हुए? हाँ, इनकम टैक्स में कुछ जरूरी घोषणाएं हैं। जो नई टैक्स रिजीम है, हाँ, जो बिना डिडक्शन वाली है ज्यादातर। हाँ वही, उसमें स्लैब्स बदल दिए गए हैं। अब ऐसा है कि 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं। ओके। 4 से 8 लाख पर 5%,
8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से ज्यादा इनकम पर 30% टैक्स लगेगा। और वो जो छूट की लिमिट थी उसका क्या हुआ, वो भी बढ़ी है क्या? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है शायद। नई टैक्स रिजीम में जो रिबेट मिलती थी 7 लाख तक, उसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। 7 लाख से सीधा 12 लाख? हाँ, और इतना ही नहीं, इसमें अगर 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ दें जो सैलरी वालों को मिलती है, तो असरदार तरीके से 12,75,000 रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी राहत है। खासकर जो सैलरी वाले लोग हैं, मध्यम वर्ग है, उनके लिए तो ये काफी अच्छी खबर है। निश्चित रूप से इससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। उम्मीद है कि इससे खपत को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। इससे सरकार के रेवेन्यू पर कितना असर पड़ेगा और क्या ये टैक्स सिस्टम को और प्रोग्रेसिव बनाता है या नहीं, इस पर अलग-अलग राय हो सकती है। हाँ, वो तो है। पर हाँ, फौरी तौर पर तो ये एक बड़ी राहत है। अच्छा, बजट में विकसित भारत के 6 सिद्धांतों की भी बात हुई है। वो क्या है? हाँ, सरकार ने एक विजन रखा है। इसके 6 पिलर हैं या आगे ये सिद्धांत हैं। गरीबी से मुक्ति है, 100% क्वालिटी स्कूलिंग है, सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, 100% स्किल्ड वर्कफोर्स और अच्छा रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की 70% भागीदारी और किसानों को ऐसा बनाना कि भारत दुनिया का अन्न भंडार बन सके। ये बड़े लक्ष्य हैं। तो क्या बजट में जो घोषणाएं हुई हैं, वो इन लक्ष्यों की तरफ ले जाती दिखती है? देखिए, बजट में कहा गया है कि इन लक्ष्यों को पाने के लिए 6 एरियाज में रिफॉर्म्स पर फोकस रहेगा: टैक्स, एनर्जी, शहरी विकास, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर और रेगुलेटरी सुधार। और ग्रोथ के लिए 4 इंजन बताए गए हैं: कृषि, एमएसएमई यानी छोटे और मझोले उद्योग, निवेश और एक्सपोर्ट। कृषि, एमएसएमई, निवेश और एक्सपोर्ट। ओके। अब देखना यह होगा कि जो पैसा दिया गया है, जो नीतियां बनी हैं, वो इन इंजनों को कितना फ्यूल दे पाती हैं। ठीक है, तो कुछ खास योजनाओं और पहलों पर नजर डालते हैं। कृषि में क्या है? कृषि में एक नई योजना की बात है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये राज्यों के साथ मिलकर उन 100 जिलों पर फोकस करेगी जहां या तो पैदावार कम है, या फसल कम एरिया में लगती है, या किसानों को लोन वगैरह में दिक्कत है। अच्छा, मतलब पिछड़े जिलों को उठाने की कोशिश है। हाँ, इसके अलावा दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए 6 साल का एक मिशन शुरू हो रहा है। अरहर, उड़द, मसूर पर फोकस रहेगा। और बिहार में मखाना उगाने वालों के लिए एक मखाना बोर्ड बनाने की भी बात है। और कुछ कृषि से जुड़ा? हाँ, बजट भाषण में ये भी बताया गया कि भारत मछली और एक्वाकल्चर में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ओके। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन शुरू होगा। और किसानों के लिए एक और अच्छी खबर है, किसान क्रेडिट कार्ड KCC, उसकी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। अच्छा, तो लोन ज्यादा मिल सकेगा। हाँ। उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है? फर्टिलाइजर में आत्मनिर्भरता के लिए असम के नामरूप में एक नया यूरिया प्लांट लगाने की घोषणा हुई है। 12.7 लाख मीट्रिक टन सालाना कैपेसिटी का। MSME सेक्टर की अहमियत पर जोर दिया गया है। बताया गया है कि देश के एक्सपोर्ट में उनका 45% योगदान है। ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, 45% तो बहुत ज्यादा है। शिक्षा और स्किलिंग में बिहार में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट NIFTIM बनेगा। और अगले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स खोली जाएंगी। ये लैब्स बच्चों में इनोवेशन के लिए होती है ना? बिल्कुल। और व्यापार को आसान बनाने के लिए हाँ। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की बात है, भारत ट्रेड नेट BTN। ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होगा। सोचिए, इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए एक सिंगल ऑनलाइन खिड़की जैसा, जहां सारे काम हो सकें। इससे कागज कार्रवाई कम होगी, काम तेज होगा। ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली बात हुई। हाँ, उसी दिशा में एक कदम। अब जरा ये देखते हैं कि किन योजनाओं को सबसे ज्यादा पैसा मिला है। बड़े आवंटन कहाँ है? यहाँ सोशल सिक्योरिटी और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस दिखता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिससे मुफ्त अनाज मिलता है, उसके लिए 2,03,000 करोड़ रखे गए हैं। 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा? हाँ, मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए हैं। ये पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टिमेट से थोड़ा ज्यादा है, मतलब ग्रामीण रोजगार गारंटी पर ध्यान बना हुआ है। ठीक है। जल जीवन मिशन, जो हर घर नल से जल वाला है, उसके लिए 67,000 करोड़ रुपए। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें किसानों को सीधे पैसे मिलते हैं, उसके लिए 63,500 करोड़ रुपए। ये सब बड़े अमाउंट्स हैं। और सब्सिडी, उसका क्या स्टेटस है? वो तो हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहती है। बिल्कुल, सब्सिडी अब भी बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फूड सब्सिडी के लिए करीब 2,03,420 करोड़, फर्टिलाइजर सब्सिडी
1,67,887 करोड़ और एलपीजी सब्सिडी के लिए 12,100 करोड़ रुपए का इंतजाम है। बाप रे, ये आंकड़े तो बहुत बड़े हैं। हाँ, ये दिखाते हैं कि सरकार वेलफेयर पर कितना खर्च कर रही है। लेकिन बहस हमेशा यही रहती है कि ये सब्सिडी कितनी टारगेटेड है, मतलब सही लोगों तक पहुंच रही है या नहीं है। हाँ। और क्या ये फिस्कल बोझ लंबे समय तक उठाया जा सकता है? सही बात है। तो ये तो हुई केंद्र सरकार की मोटी-मोटी वित्तीय तस्वीर। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, असर तो राज्यों के लेवल पर भी देखना होता है। तो अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। देश का सबसे बड़ा राज्य, उसका बजट भी काफी बड़ा है, 8,08,736 करोड़ रुपए। हाँ, उत्तर प्रदेश का बजट जिसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया, वो भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। एक बात जो अक्सर यूपी के बारे में कही जाती है, वो ये कि कई सेंट्रल स्कीम्स को लागू करने में यूपी देश में नंबर 1 है। जैसे पीएम जीवन ज्योति बीमा, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड बनाना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इन सब में यूपी टॉप पर है। अच्छा, नंबर 1 होना तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब क्या है? कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या सिर्फ इसलिए कि राज्य बहुत बड़ा है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। ये मिला-जुला संकेत हो सकता है। एक तरफ तो ये दिखाता है कि राज्य की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की पहुंच बहुत ज्यादा है और वो बड़े स्केल परियोजनाओं को लागू कर सकती है। दूसरी तरफ ये सवाल भी उठता है कि क्या ये सिर्फ साइज और पॉपुलेशन की वजह से है या वाकई जमीनी स्तर पर काम ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव है? इसका सही जवाब तो योजनाओं के नतीजों को देखकर ही मिलेगा। उत्तर प्रदेश के अपनी इकोनॉमी के बारे में बजट क्या कहता है? कोई खास इंडिकेटर? बजट में राज्य की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। 6.4%, ठीक है। एक और खास बात यह है कि यूपी देश का चौथा राज्य बन गया है जिसने सेमीकंडक्टर यूनिट्स के लिए अपने बजट में अलग से प्रावधान किए हैं। सेमीकंडक्टर? ये तो बहुत हाईटेक चीज है। हाँ, ये दिखाता है कि राज्य सरकार फ्यूचर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना चाहती है। और राज्य की अपनी ताकतों या पहलों के बारे में क्या कहा गया है बजट में? कुछ एरियाज पर खास ध्यान है, जैसे मनरेगा जैसी योजनाओं में मानव दिवस बनाने, मतलब रोजगार देने और पैसों के खर्च में राज्य पहले नंबर पर बताया गया है। हथकरघा उद्योग पर भी फोकस है। कहा गया है कि खेती के बाद ये राज्य में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। अच्छा, हथकरघा। कृषि शिक्षा पर भी जोर है। राज्य में 5 एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण का क्या जिक्र है? इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो राज्य में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिनमें से 4 चालू बताए गए हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट? हाँ, और पर्यावरण के लिहाज से एक अच्छी बात यह है कि जंगल और पेड़ों का कवर बढ़ाने के मामले में यूपी देश में दूसरे नंबर पर है। ओके, ये तो पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर यूपी का बजट किस दिशा में जाता दिख रहा है? ऐसा लगता है कि यूपी सरकार का फोकस है योजनाओं को लागू करने पर, कुछ खास इंडस्ट्रीज जैसे हथकरघा और अब सेमीकंडक्टर पर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और रिसर्च पर, और एयरपोर्ट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर। लेकिन एक बात है, केंद्रीय बजट की तुलना में यूपी बजट के अंदर के जो आंकड़े हैं, जैसे अलग अलग स्कीमों को कितना पैसा मिला या राज्य का अपना फिस्कल डेफिसिट कितना है, इस पे पब्लिक डोमेन में जानकारी या चर्चा थोड़ी कम मिलती है। तो ये समझने के लिए कि इन घोषणाओं के लिए पैसा कहाँ से आएगा और राज्य की वित्तीय सेहत कैसी है, थोड़ा और गहरे एनालिसिस की जरूरत होगी। सही कहा। चलिए अब थोड़ा सा बजट से हटकर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 की कुछ बातों और व्यापार के आंकड़ों को देख लेते हैं। ट्रेड के फ्रंट पर क्या चल रहा है? हाँ, ट्रेड के आंकड़े बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। ये बताते हैं कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हमारी ताकतें क्या हैं। तो सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट क्या करते हैं? पेट्रोल, तेल, लुब्रिकेंट्स। ये हमारी एनर्जी की ज़रूरत दिखाता है। हाँ, ये तो है ही। फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान, गैजेट्स वगैरह, सोना, चांदी और केमिकल्स, ये टॉप इंपोर्ट्स हैं। और हम दुनिया को बेच क्या रहे हैं? एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट में टॉप पर हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मतलब हम कच्चा तेल मंगाकर उसे रिफाइन करके बेच रहे हैं। अच्छा, वैल्यू एडिशन। हाँ, फिर मशीनरी और इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सामान और जेम्स एंड ज्वेलरी। यहाँ देखने वाली बात यह है कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ने का संकेत हो सकता है। किन देशों से हमारा सबसे ज्यादा लेना देना है व्यापार? इंपोर्ट के लिए टॉप 5 देश हैं: चीन, रशिया, यूएई, यूएसए और सऊदी अरब। ओके, चीन अब भी टॉप पर है इंपोर्ट में। हाँ, और एक्सपोर्ट के लिए टॉप 5 हैं यूएसए, यूएई, नीदरलैंड्स, चीन और सिंगापुर। इन लिस्ट्स में कुछ खास पैटर्न या बदलाव दिख रहा है? हाँ, कुछ चीजें नोट करने लायक हैं।
जैसे चीन इंपोर्ट का सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है, रूस से इंपोर्ट बढ़ना, खासकर एनर्जी का, ये हाल के जियोपॉलिटिकल बदलावों को दिखाता है। एक्सपोर्ट में यूएस और यूएई हमारे पारंपरिक बड़े बाजार हैं। नीदरलैंड्स का तीसरे नंबर पर आना इंटरेस्टिंग है। ये शायद यूरोप में हमारी पहुंच बढ़ने का संकेत है। ये पूरी तस्वीर दिखाती है कि ग्लोबल सप्लाई चेन कैसे बदल रही है और भारत के व्यापारिक रिश्ते कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। अच्छा, बजट और ट्रेड के अलावा कुछ और छोटी-मोटी लेकिन जरूरी बातें थीं शायद? हाँ, कुछ और घोषणाएं भी थीं, जैसे एमएसएमई सेक्टर के लिए बिना गारंटी वाले लोन की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। अच्छा, इससे छोटे उद्योगों को पैसा जुटाने में आसानी होगी। बिल्कुल। रेलवे के लिए बहुत बड़ा आवंटन है, 2,52,000 करोड़। इसमें नई ट्रेनें चलाने का लक्ष्य है, 200 वंदे भारत, 100 अमृत भारत और 50 नमो भारत। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार बड़ा फोकस दिखाता है। हाँ, और प्रोडक्शन के कुछ आंकड़े भी थे। जैसे भारत जूट का दुनिया में लीडिंग प्रोड्यूसर है, मछली उत्पादन में हम चीन के बाद दूसरे नंबर पे हैं, और देश के अंदर अंगूर उगाने में महाराष्ट्र सबसे आगे है। ये छोटी छोटी बातें भारत की कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स की ताकत दिखाती हैं। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं? देखिए, केंद्र के लेवल पर हमने एक बड़ा बजट देखा। इनकम टैक्स में राहत दी गई है, जो अच्छी बात है, लेकिन फिस्कल डेफिसिट अभी भी एक चिंता का विषय है। फोकस साफ है, कृषि, एमएसएमई, सामाजिक योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर रेलवे। विकसित भारत के लिए रिफॉर्म्स की बात है, पर उनका असर तो इस पर निर्भर करेगा कि वो लागू कैसे होते हैं। और उत्तर प्रदेश? यूपी का बजट योजनाओं को जमीन पर उतारने, कुछ खास इंडस्ट्रीज जैसे हथकरघा और सेमीकंडक्टर और इंफ्रा पे केंद्रित लग रहा है। हालांकि उसकी अपनी वित्तीय स्थिति और पैसों के बंटवारे पर थोड़ी और क्लैरिटी की जरूरत महसूस होती है। और व्यापार के आंकड़े वो दिखा रहे हैं कि हम ग्लोबल इकोनॉमी से कितने जुड़े हुए हैं और हमारे व्यापारिक रिश्ते कितने जटिल और बदलते हुए हैं। वाकई काफी कुछ है समझने के लिए। अब श्रोताओं के लिए इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल छोड़ते हैं सोचने के लिए। हाँ, सवाल ये है कि ये जो बजट घोषणाएं हुई हैं, जो आर्थिक संकेतक दिख रहे हैं, जो प्राथमिकताएं बताई गई हैं, इन सब को देखते हुए अगले कुछ सालों में भारत और खासकर उत्तर प्रदेश के लिए विकास के असली इंजन क्या होंगे? क्या ये वही 4 इंजन होंगे जिनकी बात हुई, कृषि, एमएसएमई, निवेश, एक्सपोर्ट, या कुछ और उभर कर आएगा? और इन लक्ष्यों को पाने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हो सकती हैं? क्या वो ग्लोबल माहौल की अनिश्चितता होगी, या देश के अंदर योजनाओं को लागू करने की दिक्कतें, या फिर पैसा जुटाने की चुनौती? किन चीजों पे पॉलिसी मेकर्स को सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, एक जरूरी सवाल सोचने के लिए। इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।